Hello, welcome student. Good morning everyone. We will understand next point from the chapter Age of Industrialization. बेटा इसके बारे में हमने पीछे काफ़ी स्टडी कर ली कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड new factories, new instrument, spinning jenny machines, hand labor, steam power, role of steam power and life of workers. और उसके बाद में हमारे इंडियंस के अंदर इंडियन टेक्सटाइल मिल में जो ब्रिटिश से कॉलोनी का इफेक्ट रहा था उसके बारे में हमने स्टडी कर ली और हमारे व्यूवर्स की पोजीशन क्या रही उसके बारे में स्टडी कर ले. इट्स ओके. नेक्स्ट पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड मैनचेस्टर कम टू इंडिया. मैनचेस्टर इज द सिटी ऑफ ए ब्रिटेन की सिटी है. तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ. आप इस मैप में समझिए. देखिए ये जो मैनचेस्टर सिटी है ये कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए फेमस है. तो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो यहाँ पे सबसे पहले तो मुंबई में लगी थी 1854 में. उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात. अहमदाबाद इज द कॉल्ड ऑफ ए मैनचेस्टर कहा जाता है. यहाँ अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल, सूरत, बड़ोदरा आदि आदि बहुत सारी हमारे पास ऐसी सिटी हैं जहाँ कॉटन टेक्सटाइल मिल सेट है. तो हमारे इंडिया से इस एरिया से कॉटन ये गुल्फ ऑफ कच्छ, गुल्फ ऑफ मन्नार और इससे आगे जो कॉटन सप्लाई होता था वो फॉरेन कंट्री में होता था. कैसे होता था देखिए सी रूट से. ये हमारे पास इंडिया का वर्ल्ड का मैप है बेटा. ये इंडिया है और इंडिया से यहाँ सप्लाई होता था अरबियन ओशियन को पार करके रेड ओशियन और ऊपर हमारे पास जो भूमध्य सागर है उन दोनों के बीच में ये जो लैंडमास है इसको काट करके स्वेज कैनाल बनाया था. तो ये स्वेज कैनाल जो बनी थी वो 1859 में तैयार हो गई. इस स्वेज कैनाल से इनकी जो डिस्टेंस थी वो इतनी सारी डिस्टेंस को कवर जो करके यहाँ पे ब्रिटेन में पहुंचते थे वो लगभग 7000 किलोमीटर के नियर अबाउट ये डिस्टेंस इनकी कम होगी क्योंकि ये बहुत इजीली इस वाटरवे से यूरोपियन कंट्री में सप्लाई इजीली कर रहे थे. और ये करने वाले सप्लाई करने वाले भी मर्चेंट फॉरेन कंट्री के होते थे. इट मीन से ब्रिटेन से ही होते थे. उन लोगों को यहाँ से वीवर से बार्गेनिंग करके यहाँ का कॉटन लेते थे, कॉटन क्लॉथ्स परचेज करते थे और उसके बाद में वो यूरोपियन कंट्री में सप्लाई करते थे. यहाँ 1772 तक में जो ब्रिटिश ऑफिसर था हेनरी फुटोला इसने प्रोक्लेम किया कि इंडियंस क्लॉथ की डिमांड यूरोपियन कंट्री में कभी कम नहीं होगी. ये बात है 1772 की. बिकॉज इंडियंस क्लॉथ्स मेड बाय हैंड एंड इट्स फिनिशिंग इज वेरी वेल. तो ये साफ सुंदर है और अच्छा है, ब्यूटीफुल है, डिफरेंट टाइप्स का क्लॉथ है. इसी वजह से यूरोपियन कंट्री में या ये कहेंगे कि यूरोपियन कंट्री में जो ब्यूरोक्रेसी ग्रुप था, कम्युनिटी थे, हाई सोसाइटी के लोग थे, उनके पास हमारी इंडियंस क्लॉथ की काफ़ी डिमांड थी. बट उसके बाद में क्या होता है वो सुनिए. ब्रिटिश
merchant force the government for the imposing of a import duty कि इंडियन क्लॉथ जब ब्रिटेन में जाता है, इंडियन क्लॉथ जब ब्रिटेन में सप्लाई होगा तो उसको ब्रिटेन की कंट्री में एंट्री करने से पहले बाउंड्री पे टैक्स पे करना होता है, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। ये इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने इंक्रीज कर दें। अब इंडियन क्लोथ्स जब इंपोज ड्यूटी करने के बाद ब्रिटेन में सप्लाई होता तो उसका रेट हाई हो जाता और यहां इंडस्ट्रीज आ गई। इंडस्ट्रीज आने से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होते थे वो मास प्रोडक्टिविटी होते थे। ब्रिटिश मर्चेंट या ट्रेडर्स wanted to consume their product. Their product was cheaper than Indian clothes because British clothes made by machines and Indian clothes made by hand. And in the Indian cloth, times and labor were consumed for preparation their clothes. अब यहाँ पे टाइम और मनी या लेबर ज्यादा लगने से उसका रेट हाई होता है और यहाँ ब्रिटेन का जो क्लोथ्स था वो चीप रेट में लोगों को परचेज करने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ ब्रिटेन के अंदर सप्लाई करने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी उनको देने पड़ती, तो उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किस लिए? क्योंकि वो अपने ब्रिटेन के क्लोथ्स को अपने मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। इट्स ओके। अब उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं मैनचेस्टर कम इंडिया कैसे आता है। एक तो उन्होंने हमारे इंडियन क्लोथ्स की मार्केट वहां पे बंद कर दी, एक्सपोर्ट मार्केट क्लैश, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज की, उस इंपोर्ट ड्यूटी से वहां का मार्केट थी उसके अंदर हमारा माल सप्लाई होना बंद हो गया। क्वालिटी में तो बेटर था बट कॉस्ट उसकी ज्यादा हैवी हो जाती थी, इसलिए लोगों के पास परचेजिंग करने के लिए वो एबल ना होने से ब्रिटिश क्लॉथ से मार्केट में या ब्रिटेन में या विशेष करके यूरोपियन कंट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल था वो क्लैश हो गया, बंद हो गया। आगे हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे इंडियन क्लोथ्स के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई। हाई कंपटीशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्लोथ्स तैयार होता था वो हैंडमेड, उसमें टाइम और लेबर ज्यादा कंज्यूम होते थे और उस कंजप्शन के बाद में उसमें जो कॉस्ट हैवी होती थी, उस हैवी कॉस्ट का कंपटीशन उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में फेस करना था और इसके बाद में हमारे इंडियन क्लॉथ इंटरनेशनल मार्केट में जाना बंद हो। वापस क्या होता है दूसरा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे और देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए और उस कॉटन को ब्रिटिश ट्रेडर्स कैप्चर रॉ मटेरियल बाय पीजेंट्स एट द लो रेट। वो पहले उसको कैप्चर कर लेते थे, पहले उसको परचेज कर लेते थे, क्योंकि हमने यहां स्टडी की थी कि गुजरात और महाराष्ट्र इज द कॉटन प्रोडक्ट स्टेट, तो वहां पे बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता था उसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही डोमिनेट हो गया, वो लो रेट पे पहले ही परचेज कर लेते। आवर वीवर्स was not able to purchase a raw material for the cotton textile या प्रिपरेशन दे रहे क्लॉथ्स। ये प्रॉब्लम उनके पास आई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा सिविल वार।
ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया उस टाइम पे। सिविल वॉर इट मीन्स वहां के जो डोमेस्टिक पॉइंट्स पे उसकी पब्लिक ने अपने आप ही उसमें रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो गए। तो अमेरिका से जो कॉटन या रॉ मटेरियल उनके पास आता था, जो उसकी इंडस्ट्रीज के लिए, मैनचेस्टर, लीड्स और लंकाशायर, ये ब्रिटेन की सिटी है जहां कॉटन टेक्सटाइल मिल ज्यादा एस्टेब्लिश्ड। उन मैनचेस्टर, लीड्स और लंकाशायर सिटी को सप्लाई करने के लिए अमेरिका कंट्री भेजा करते थे, सप्लाई किया करते थे। अब वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट होने से ब्रिटिश गवर्नमेंट was not able to purchase a American raw material for the cotton textile mill। वहां पे सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गया। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हमारे इंडियंस के पास आ गई, जिसके कारण वो अपना कॉटन तैयार नहीं कर पाए, कॉटन क्लॉथ्स तैयार नहीं कर पाए। हाई कंपटीशन हो गया इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और हमारी इंटरनेशनल मार्केट खत्म हो गई, उसमें कंजप्शन बंद हो गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें ब्रिटेन में कपड़ा सप्लाई होने से इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा इंक्रीज कर दी। ये सारी प्रॉब्लम हमारे इंडियंस के पास आ गई, यानी कि इंडियंस क्लॉथ्स, या ये कहें कि इंडियंस प्रोडक्टिविटी जो इंटरनेशनल मार्केट में जाते थे उसके सामने प्रॉब्लम आ गई। इसके पॉइंट्स पे हम आगे इसी में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे जितना भी हमारे पास दूसरी कंट्री से माल सप्लाई होता था, ट्रेड होता था, 1811 में और 12 में जितना माल सप्लाई होता था उसका 33% कॉटन टेक्सटाइल से मिल से प्रोडक्टेड क्लॉथ्स होता था। बट 1850 और 51 के लिए अप्रोक्सीमेटली ये 3% ही रह गए। जितना माल सप्लाई होता था दूसरी कंट्री में, उसमें केवल और केवल 3% कॉटन टेक्सटाइल मिल से बना हुआ कपड़ा इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हमारे इंटरनेशनल मार्केट को खत्म किया, क्लैश किया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है बेटा, जब इंडियंस क्लॉथ्स ब्रिटेन में जाएगा तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। बट वही ब्रिटेन का क्लॉथ जब इंडिया में सप्लाई होगा तो दे डिड नॉट पे इंपोर्ट ड्यूटी, दे कंज्यूम्ड देयर क्लॉथ्स विदाउट कस्टम ड्यूटी, विदाउट ए इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये हमारे पास इंडियन जो मार्केट होती थी, उस मार्केट में ब्रिटेन क्लॉथ्स विदाउट कस्टम ड्यूटी, विदाउट ए इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे सप्लाई होने लगा। और इनका जो क्लॉथ था वो चीपर होता था देन इंडियन क्लॉथ से, और उसके बाद में कस्टम ड्यूटी ना देने से और भी चीप हो गया। इस प्रकार से इंडियंस जो इंडस्ट्रीज थी उस पे इसका एडवर्सली इफेक्ट रहा। इंडियंस इंडस्ट्रीज की सप्लाई या कंजप्शन इंडिया के मार्केट में ही बंद हो गया। अब हमारे इंडिया का महाराष्ट्र, गुजरात से जो कॉटन सप्लाई होता था, अब वापस मैनचेस्टर का कपड़ा हमारे इंडियन मार्केट में सप्लाई होने लगा। तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, मैनचेस्टर कम टू इंडिया, यानी कि मैनचेस्टर जो सिटी है जहां कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी हुई है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमारी इंडिया के अंदर पहुंचने लगी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा फैक्ट्रीज का मत। इंडिया में फैक्ट्री कैसे आई? इंडिया में फैक्ट्री हमारे इंडियंस ने सेट की थी, बट आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में कैसे सेट हुई या इंडियंस ने कैसे सेट की। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो हमने 8th क्लास में स्टडी किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्स्ड पीजेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ टी, ओपियम एंड इंडिगो। तो वो हमारे पास यहाँ ओपियम के बागान लगवाते थे। ओपियम के पीजेंट से लो रेट पे परचेज करके
वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई करते थे। तो जो अफीम होती है उसका जो स्मगलिंग था, एक स्मोकिंग का काम करती है और उसके बाद में वो इंटरनेशनल मार्केट में, इट मींस चाइना के साथ उन्होंने सप्लाई किया। इंडिया से ओपियम परचेज करके चाइना के साथ सप्लाई किया। चाइना के साथ उन्होंने 3 वार भी किया, 3 युद्ध हुए, जो एंगल चाइना वार के नाम से जाना जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज किया, मना किया, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सप्लाइड देयर ओपियम इन ए चाइनीज मार्केट। अब जो चाइना के साथ जो व्यापार कर रहे थे उस टाइम पे हमारे इंडियंस भी उनके साथ, तो उन्होंने भी उस इंटरनेशनल मार्केट में उनके साथ सपोर्ट करते हुए अपनी अर्निंग की, और उन्हीं लोगों ने हमारे इंडिया के अंदर मिल लगाई या इंडस्ट्रीज सेट की। तो शुरुआती समय में हमारे पास जो मिल लगी थी या ये कहेंगे इंडस्ट्री लगी थी, वो 1854 में मुंबई में लगी थी। ये फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल थी। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रीज बिकॉज दे वांटेड टू कंज्यूम देयर प्रोडक्टिविटी। If they supported Indians industries, they was not getting their target. अब अगर वो सपोर्ट करती तो वो अपने टारगेट को पूरा भी नहीं कर पाती। ये हमने उसमें हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को उन्होंने सपोर्ट ना करने का रीजन था। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास, ये तो मुंबई में लगी थी क्योंकि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ ए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन तैयार होता है। 1855 में हमारे यहाँ कोलकाता के अंदर, यहाँ बंगाल में बताएंगे, बंगाल के अंदर जूट मिल लगी थी, फर्स्ट जूट मिल लगी थी। अब जूट, क्योंकि हमने पहले स्टडी की थी कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जूट पीसी एरिया में होती है। ये हमारे पास वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में ज्यादा होती है, बट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा, हम स्टेट में अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास है। यहाँ से इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा जूट तैयार होते हैं। तो जूट वहां पे रॉ मटेरियल के रूप में, जब मटेरियल के रूप में मिल रही थी, तो उन्होंने वहां जूट मिल सेट कर दी 1855 में। कानपुर जो यूपी का एरिया है, उसमें 1860 के आसपास एल्गिन मिल लगी। इट्स ओके। और 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मशीन लगी थी। स्पिनिंग एंड वीविंग इन मद्रास। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंदर कौन कौन थे शुरुआती समय में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे? वो द्वारकानाथ टैगोर, डिंसा पेटिट, जमशेदजी नूरसरवान जी टाटा, जीडी बिरला, मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद। द्वारकानाथ टैगोर, जिसने चाइना के साथ व्यापार करते हुए काफी धन कमाया था। इसने बंगाल में, जो आज हमारे पास वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है, वो एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो हम बंगाल स्टेट बोला करते थे। बंगाल में सबसे पहले द्वारकानाथ टैगोर ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, वहां इंडस्ट्री लगाई थी। डिंसा पेटिट जो एक पार्शियन था, उसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसने इंडस्ट्री लगाई थी।
ये बंगाल में जो इंडस्ट्री द्वारा द्वारकानाथ टैगोर ने लगाई थी। ये 6 ज्वाइंट थे, स्टॉक थे, स्टॉक इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। जमशेद जी, he was the founder of a टाटा मशीन। जो आज हमारे पास झारखंड में जमशेदपुर जगह है, वो जमशेद जी के नाम से फेमस है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे जमशेद जी नुसरवान टाटा ने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी। और ज्योग्राफी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो टिस्को के नाम से मार्केट में सप्लाई करता है। ओके, तो जो टाटा की हमारे पास गाड़ियां होती हैं वो जमशेद जी नुसरवान टाटा चाइना के साथ उन्होंने व्यापार करते हुए, या ये कहेंगे कि कॉटन की सप्लाई करते हुए उसने अपना अर्निंग की थी। और आज हमारे इंडिया के अंदर फेमस इंडस्ट्रीज इन्हीं की सेट है, टाटा की, बिरला की, आदि आदि, बट ये फेमस है इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ है। ओके, मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद, इसने कोलकाता में जूट मिल लगाई 1917। ओके, जीडी बिरला, ये भी इंडस्ट्रीज लिस्ट हुआ है हमारे इंडिया के अंदर। इसके दादा, ग्रैंडफादर, इसके फादर सारे इंडस्ट्रीज में ही अपना हुनर दिखाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज क्या की है। देखिए इंडस्ट्रीज हमने सेट कर ली, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स द डिक्रीज अवर इंडस्ट्रीज। उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज सेट हुई थी उनके लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन करने के लिए एजेंसी लगा दी, मैनेजिंग एजेंसी बोलो, वो यूरोपियन थी। इसमें से हमारे पास 3 मेन है, नाम सुनिए, बर्ड्स, हिगलार्स एंड कंपनी, एंड्रयू एंड नेक्स्ट जार्डिन स्किनर। इनको याद रखना है, ये तीनों ही ब्रिटिश की मैनेजिंग एजेंसी थी। काम क्या था, इन्होंने टिल फर्स्ट वर्ल्ड वार तक इंडियंस दे ऑब्जर्व इंडियन इंडस्ट्रीज, आवर बैंकर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट investmented their money for the industries, but they observed their industries. Their decisions was a final. इनका जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था। इन्वेस्टमेंट हमारे बैंकर्स या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लगाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन का काम करते थे। ऑब्जर्वेशन का काम, इट मीन्स ये नहीं चाह रही थी कि इंडियंस इंडस्ट्रीज सेट हो, डेवलप हो, इसलिए वो उनको डिक्रीज करने के लिए प्लान करते थे, एक तरह से मोनोपोली लगाते थे। ये था यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी का। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। आई विल दिस पॉइंट में इन नेक्स्ट वीडियो।